सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 3। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज उसी के आगे से डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। आज हम बात करेंगे आपके बुक के थर्ड हेडिंग की, जो कि है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा के साथ उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। देखिए, मतलब इधर साइन कर दिया है लेकिन उधर वो योजनाएं बना रहा है, गुप्त वार्ता कर रहा है। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे कि भाई जैसे इन्होंने मोनार्की को हटा दिया, कहीं हमारे यहां भी जनता विरोध ना कर दे और हमको भी ना हटा दिया जाए। इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक वो लोग इस योजना पर अमल कर पाते, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव ही पारित कर दिया। मतलब जब तक वो लोग अपनी योजना को बना पाते, उससे पहले इधर नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। अब प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट दी लिस्ले द्वारा रचित मार्सीले भी था। यह गीत पहली बार मार्सीलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्सीले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। यहां पर कॉन्वेंट का मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत होती है कॉन्वेंट। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज वॉच मेकर्स, छपाई करने वाले, नौकर व डेली वेज वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर भी शामिल थे। उनके नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। देखिए, फ्रांस में क्या था, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो घुटने तक के कपड़े पहनते थे, जिसको ब्रीचेस बोला जाता था। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पूरी पूरी धारीदार लंबी लंबी पतलून पहनना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर इमेज में बने हैं ना, ये इमेज में देखिए लोग बने हैं ना, सैन कुलोट्स कपल, 100 कुलात बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति हैं ये।
आप इनके चित्र को देख करके समझ जाइए, ये धारीदार पैंटें पहने हुए हैं पूरी पूरी, इनके कपड़े घुटने तक नहीं है, क्योंकि ये लोग विरोध जता रहे थे किनके प्रति? कुलीन वर्ग के प्रति, जो लोग घुटने तक की पैंटें पहनते थे और उनको ब्रीचेस बोला जाता था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका अपना तरीका था। इसीलिए जैकोबिनों को क्या बोला जाता था? सॉकुलाट्स, सेंस कुलोट्स। इसीलिए जैकोबिनों को सॉकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ये मतलब है इसका शाब्दिक। सॉकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। अब आपके बुक में एक पेंटिंग है, इसको समझ लीजिए। ये पेंटिंग का शीर्षक क्या है? नानिन वालें, लिबर्टी, स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो नई असेंबली बनी उनको क्या बोला गया? कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। अब यहां पर गणतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। अब लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ। मतलब राजा और रानी लुई 16वां और मैरी एंटोइनेट दोनों को ही फांसी दे दी गई। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है। हेडिंग क्या है? द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीतियां अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। अब ये गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ये एक मशीन बनाई गई थी फ्रांस में। जो भी अपराधी होते थे उनका सर इसमें रखा जाता था और ऊपर से ब्लेड गिरती थी और वो सर को काट के अलग कर देती थी। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। अब मतलब फ्रांस में फिक्स हो गया कि इस वस्तु को आप इतने दाम के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके देश में चावल का दाम फिक्स कर दिया जाए कि इतने रुपए में ही इतने किलो आप चावल बेच सकते हो। तो अभी जो ज़्यादा रुपए में बेचना चाहता है उसको तो प्रॉफिट कमाने का अवसर है ना, लेकिन जब आपने फिक्स कर दिया तो वो तो ज़्यादा रुपए में नहीं बेच पाएगा।
तो इस तरह से चीज़ों के जो दाम थे वो एकदम फिक्स कर दिए गए। इससे फ्रांस में कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था। मतलब जो प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे। अब नियम कितने ज़्यादा कठोर हैं इसको समझिएगा। दूसरी बात क्या है, मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। तीसरा पॉइंट है, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। मतलब जो सरकार ने कीमतें तय करी हैं उसी पर अब आपको बेचना पड़ेगा राशन। फोर्थ पॉइंट है, अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में जो महंगा सफ़ेद आटा लोग इस्तेमाल करते थे उस पर रोक लगा दिया गया और कहा गया कि अभी जो है वो एक ही जैसा आटा सबको इस्तेमाल करना है। मतलब जितने लोग हैं सब बराबर हैं और सब लोग एक ही जैसा आटा इस्तेमाल करेंगे फ्रांस में। नेक्स्ट लाइन देखिए लिखी हुई है यहाँ पे कि ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगेलाइट इक्वालिटी ब्रेड। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए इस रोटी का नाम है रख दिए लोग इक्वालिटी ब्रेड, पेन डिजेलाइट, ये नाम है रख दिए कि ये यही रोटी सब लोग खाएंगे। अब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अच्छा, इक्वालिटी खाली खाने पीने और सामान बेचने तक ही नहीं रह गई, अब बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत रूप से फ्रांस में मॉन्सियोर, सर, मैडम, मैडम, मॉन्सियोर मतलब महाशय एवं मैडम मतलब महोदया, ये पहले टर्म यूज किए जाते थे। इनके स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन, नागरिक एवं सितोयिन, नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब मतलब क्या है, अब कोई महाशय महोदय कुछ नहीं है, अब सब लोग क्या हैं, फ्रांस के नागरिक हैं। देखिए कैसे इक्वलिटी लाई जा रही है समाज में ये सब चीजें करके। लास्ट पॉइंट क्या है, चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे चर्चों को बंद कर दिया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। अब जितनी भी चर्चें थी फ्रांस में उन सबको क्या बना दिया, उनको सरकारी दफ्तर बना दिए। कह दिए अब से ये चर्च नहीं रहेगी, अब से ये सरकारी दफ्तर रहेगी और इनमें सरकार का कामकाज होगा। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया जनता के ऊपर कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लग गए। अंततः क्या हुआ, जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। देखिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर सबको दोषी बना करके गिलोटिन पर चढ़ाते थे और अंत में इन्हीं को दोषी पाया गया और इन्हीं को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और यहां पर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का अंत हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब इसको समझिए। देखिए जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। किसके पास सत्ता आ गई, फिर से वेल्दियर मिडिल क्लासेस के पास आ गई। जो लोग मध्यम वर्ग के संपन्न लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनके पास आ गई अब सत्ता। अब उन्होंने नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब फिर से वही बात लौट आई कि नए संविधान के तहत इन्होंने संपत्तिहीन जो लोग तबके के थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। ये जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे ये विधान परिषदों के मेंबर से आपस में ही लड़ने लग गए और जब आपस में लड़ने लग गए तब विधान परिषद इनको बर्खास्त करने की इच्छा करने लग गई। तो फिर से एक कंफ्यूजिंग सा माहौल बन गया फ्रांस में। चीजें बनाई गई थी मुश्किलों को सरल करने के लिए और रिजल्ट क्या निकला कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। अब डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टे के
उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है। अब एक फुटबॉल टीम में दो मेन प्लेयर्स हैं। अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि तुम कैप्टन बनोगे कि हम कैप्टन बनेंगे। दोनों कह रहे हैं हम ही कैप्टन बनेंगे। और आपस में इन दोनों के झगड़े से फायदा उठा करके एक टीम में गोलकीपर था, उसको कोच ने कैप्टन बना दिया। इन दोनों में से कोई नहीं बना। यही सिचुएशन फ्रांस में हो गई। डायरेक्टरी और जो विधान परिषदें थीं, उनका आपस में झगड़ा होता रहता था। वो दोनों में से दोनों यही प्रयास करती थी कि हमको सत्ता मिल जाए, हमको सत्ता मिल जाए। और मिल किसको गई? नेपोलियन बोनापार्टे को। नेपोलियन बोनापार्टे क्या थे? वो फ्रांस में एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर हुआ करते थे। जब फ्रांस में डायरेक्टरी और विधान परिषद आपस में लड़ रही थी, तो फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि फ्रांस में तनावपूर्ण माहौल फिर से बन रहा है और राजनीतिक अस्थिरता है। इसका फायदा उठा करके चलो हम लोग सब लोग फ्रांस पर अटैक कर देते हैं और फ्रांस को कैप्चर करके अपने राज्य में मिला लेते हैं, क्योंकि अगल बगल सब मोनार्क बैठे हुए थे ना। तो उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए युद्ध की योजना बनाई। उस समय फ्रांस को किसने बचाया? फ्रांस के मिलिट्री लीडर ने, फ्रांस के सेनापति ने, जिनका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्टे। और बाद में यही बनेंगे फ्रांस के लीडर और फ्रांस को यही चलाएंगे, सैनिक तानाशाह बनेंगे बेसिकली। अब सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। आशा करता हूं कि मैंने जितनी भी बात आपको इस डिस्कशन में समझाई हैं, वो सारी आपको समझ में आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ करके कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।